अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अब्बासी। यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसा पागल आदमी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में बात करे, इतना हॉट टॉपिक है और कहाँ सूडान को लेके बैठ गए। तो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में बात करना इज जस्ट लाइक इन्वाइटिंग अ वीगो एट योर हाउस, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस इतनी समझदार है, इतनी होशियार है, तो मैंने इसलिए सूडान जैसा मुल्क चुना जिसकी मुमासलत पाकिस्तान के साथ 90% है। और जब मैं सूडान को आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से रिलेट करना शुरू कर देंगे। कुछ सूडान या तो गलतियां कर चुका है या पाकिस्तान वो गलतियां करने जा रहा है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि शायद हम लोग सूडान, जो कि अभी रिसेंट वाक़यात हुए हैं जिसमें खार्तूम के ऊपर उनकी अपनी आर्मी ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं, हम खुदा न खास्ता कहीं वहाँ तो नहीं जा रहे। तो स्टे ट्यून विद मी। अच्छा, अब ज़रा सूडान की जोग्राफिकल लोकेशन को समझ लेते हैं। सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वाक़ है और ये बिल्कुल इजिप्ट के नीचे फॉल करता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड कोस्ट लाइन से मिलती है और सूडान इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, गोल्ड माइंस से माला माल है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिचुएशन की इनस्टेबिलिटी की वजह से आज भी सूडान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फॉल करता है। अच्छा, सूडान के नीचे आप एक और कंट्री देख रहे होंगे जो कि है साउथ सूडान। 2011 9 जुलाई से पहले सूडान एक ही कंट्री हुआ करता था, मगर रेफरेंडम की सूरत में 9 जुलाई 2011 के बाद एक और कंट्री फॉर्म हुआ, यानी कि एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, दो लख्त हो गए और साउथ सूडान बना। साउथ सूडान बनने के मेन 4 रीजंस थे। नंबर 1 रिलीजन, नंबर 2 पॉलिटिकल सिचुएशन, नंबर 3 इकोनॉमिकल सिचुएशन, नंबर 4 एथनिसिटी। साउथ सूडान बनने का मेन रीज़न बना रिलीजन। सूडान इटसेल्फ इस्लामिक स्टेट है और मुस्लिम्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे अरब मुस्लिम ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। इसी तरह साउथ सूडान में मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी की है या उनका एक अपना रिलीजन है, अफ्रीकन रिलीजन है जिसको एनिमिस भी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर उनकी पॉपुलेशन है। सूडान में सिविल वॉर स्टार्ट हुई 1980s में और 31 साल लगे साउथ सूडान बनने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रेफरेंडम से ही आज़ादी लेनी थी तो भाई 31 साल क्यों लगे। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम टेबल पे बैठ के लोगों से बात नहीं करते, हम ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और उससे होता क्या है, हज़ारों लाखों जानों लोगों की जानी जाती हैं और हज़ारों लाखों लोग जो है वो डिस्प्लेस होते हैं। इसी तरह साउथ सूडान बनने में तकरीबन 2 मिलियन लोगों को जो है वो मारे गए और मिलियंस ऑफ लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए। अच्छा, अब एक और सवाल ही पैदा होता है कि जब लड़ाई चल रही थी तो भाई रेफरेंडम कैसे हो गया। आपको पता है कि अमन का अलमबरदार कौन बनता है, वो बनता है यूएन, और यूएन को कौन लीड करता है, यूएस। तो हमारे मसले जो है ना वो हमेशा यूएस आके सॉल्व करता है। अच्छा, अब हमारा मसला ये है कि हम अपने मसले टेबल पर तो सॉल्व करते नहीं हैं और इन कंट्रीज़ को दावत देते हैं कि ये आके हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स करें, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इन लोगों के लिए मार्केट हेवन्स हैं, क्योंकि इनके अपने कंट्रीज़ तो डेवलप हो चुके हैं। अब इनको चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे पे बमबारी करते हैं और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, हमें लोन देते हैं, हमसे ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हमसे ही लोन के पैसे भी लेते हैं और फिर हमें अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। बट इस मरतबा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हमले यहाँ के अपने लोगों ने किए हैं, यहाँ की अपनी आर्मी ने अपने लोगों के ऊपर हमले किए हैं। और अब आपको कुछ कैरेक्टर्स मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे और आपने इन कैरेक्टर्स को याद कर लेना है, क्योंकि इन सब का कैरेक्टर ढीला है और इन्होंने ही सूडान का ये हाल किया, और सिर्फ एक वजह से, पावर पॉलिटिक्स, कि किसी तरह इक़्तिदार मेरे हाथ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, इनका नाम है आबिद अल फतेह अल बुरहान, जो कि जनरल हैं सूडान आर्मी के। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे, इनका नाम है मोहम्मद हमदान दगालू, जो कि डेप्यूटी जनरल हैं सूडान आर्मी के और लीडर हैं आरएसएफ के, जो कि बनती है रैपिड सपोर्ट फोर्स। अच्छा, ये स्टोरी इतनी आसान नहीं है कि मैंने आपको दोनों कैरेक्टर्स दिखा दी और मैंने बता दिया कि भाई दोनों के दरमियान जो फड्डा हो रहा है, दोनों इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं और दोनों चाह रहे हैं कि भाई मैं लीड करूँगा इस कंट्री को, तो उन्होंने जो है वो स्ट्राइक्स कर दी। बट इसके पीछे थोड़ी सी डिटेल है जो कि मैं आपको अभी दूंगा। जैसे मेरे पसीने छूट रहे हैं, काश के जो लोग इक़्तिदार में पाकिस्तान में स्पेशली उनके भी ऐसे पसीने छूटे और उन्हें पता चले कि वो क्या गलती करने जा रहे हैं। खैर एनीवेज़, जैसे हम सबको पता है कि दुनिया में 2 तरह के मॉडल फॉलो होते हैं, एक है डिक्टेटरशिप मॉडल और दूसरा है डेमोक्रेटिक मॉडल। पाकिस्तान में खैर इसका एक मिक्सचर है, जो कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक मॉडल को हम जिसको सियासी अस्करी क़यादत भी कहते हैं। खैर पाकिस्तान की एग्जाम्पल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। खैर हम दोबारा आते हैं सूडान के ऊपर। सूडान में प्योरली डिक्टेटरशिप मॉडल फॉलो होता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी से नॉमिनेट होता है। खैर मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड करता चलूँ, इनका नाम है उमर अल बाशिर। उमर अल बाशिर 1989 में सूडान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और इनकी हुकूमत 2019 तक रही। अच्छा, ये भी जो है वो
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खा के, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हज़म करके जो है प्रेसिडेंट बने थे। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे सादिक अल-महदी। उमर अल-बशीर के ही दौर में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। उमर अल-बशीर के दौर में ही जो है वो सूडान दो लख्त हुआ, बट उसके बावजूद ये प्रेसिडेंट रहे सिर्फ अड़ीबाजी में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खा लिया, इनकी हुकूमत को किसने खाया? अच्छा, अब दुनिया का बड़ा अच्छा निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। जब इन्होंने किसी की गवर्नमेंट खाई तो किसी ने इनकी गवर्नमेंट आके खा ली। 2019 के अंदर इन्होंने एक आर्मी चीफ सेलेक्ट किया अल बुरहान, और डिप्टी जनरल सेलेक्ट किया मोहम्मद हमदान दगालू। ये दोनों मिलके उमर अल-बशीर की हुकूमत जो कि प्रेसिडेंसी थी उसको खा गए। अब इन्होंने तो उमर अल-बशीर का जो है वो पत्ता साफ़ कर दिया। अच्छा, अब पत्ता साफ़ करने के बाद आबिद अल फ़तह अल बुरहान जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने जो है वो दौरे करने शुरू कर दिए, इज़राइल के, अमेरिका के दौरे करने शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज़ जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, दोनों कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी है। अच्छा, डेमोक्रेसी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसी डेमोक्रेसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो डेट्स अ सेपरेट डिबेट। बट दोनों कंट्रीज़ के जो है डोमिनेट करते हैं डेमोक्रेसी को, और लाइक भी करते हैं कि उन्हीं कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाएं जहाँ पे डेमोक्रेसी हो। अच्छा, अब अल बुरहान साहब के पास एक नया आइडिया आया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री शो करना था, क्योंकि उनको उनके साथ ज़रा डींगे बढ़ानी थी। तो उन्होंने आने के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म करी जिसका नाम रखा TSC, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा सा लग रहा है आपको हमारे यहाँ भी इसी तरह की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई हुई है। खैर, एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट अगेन। अच्छा, अब ये TSC भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की फ़िल्म है। इसके अंदर दो मेन कैटेगरीज थी, एक ग्रुप था मिलिट्री लीडर्स का और दूसरा था सिविलियंस का। अच्छा, ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि ट्रांजिशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि थोड़े टाइम के लिए बनाई गई है, और इसकी मुहित रखी 39 मंथ्स। अच्छा, जैसी TSC फॉर्म हुई, अल बुरहान साहब को जो है वो माइक पॉम्पियो से मुलाकात करने का मौका मिल गया, और साथ साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिल गया। और दूसरी तरफ जो है अल बुरहान साहब का एक और दौरा हुआ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मिलने का भी उनको मौका मिला। तो यानी कि उनका TSC का जो फार्मूला था वो कामयाब हो गया। अच्छा, जैसे TSC, जैसे मैंने आपको बताया कि 39 मंथ्स पे फॉल करती थी, और इस 39 मंथ्स के अंदर 21 मंथ्स मिलिट्री लीडर्स ने हेड करने थे, और रिमेनिंग के 18 मंथ्स सिविलियन गवर्नमेंट ने हेड करने थे। अच्छा, जैसे ही 21 मंथ्स ख़त्म हुए, अब मिलिट्री लीडर्स को ये चार्ज हैंड ओवर करना था सिविलियन गवर्नमेंट को, और मिलिट्री लीडर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मनाक बात है कि उनको कोई सिविलियन लीडर हेड करे। तो उन्होंने क्या किया, TSC को डिसॉल्व कर दिया, और जितने भी सिविलियन लीडर्स थे उन सबको नज़रबंद कर दिया। अब आप रिलेट करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में दोहराई गई है। TSC डिसॉल्व करने के बाद दोबारा मैदान में दो शेर रह गए, एक थे आबिद अल फ़तह अल बुरहान और दूसरे थे मोहम्मद हमदान दगालू। मोहम्मद हमदान दगालू ने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ किया। आबिद अल फ़तह अल बुरहान दगालू की सारे मूव्स को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, और वो ये भी जानते थे कि दगालू अपनी प्रेजेंस जो है वो डिफरेंट सूडान के एरियाज़ में बढ़ाते जा रहे हैं। RSF तकरीबन 1 लाख फ़ौजियों के ऊपर बेस करती थी, और दगालू ने इन 1 लाख फ़ौजियों को डिफरेंट एरियाज़ में सूडान के डिप्लॉय कर दिया, और मेनली खार्तूम के अंदर जो कि सूडान का कैपिटल है वहाँ पे ऊपर डिप्लॉय कर दिया। आबिद अल फ़तह अल बुरहान जैसे बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि अब RSF से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इसको डिज़ोल्व करते हैं और इसको अब ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही आबिद अल फ़तह अल बुरहान की इंस्ट्रक्शंस एयरफोर्स को मिली, एयरफोर्स ने अपने ही लोगों के ऊपर हमला कर दिया, अपने ही सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया, और इसके नतीजे में पता नहीं कितनी जानें जो है वो वहाँ पे जा चुकी हैं। ये हमला 15 अप्रैल 2023 में हुआ, और इसके नतीजे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है जो सूडान में काम करते थे वो वापसी उनको पाकिस्तान आना पड़ गया। वो पाकिस्तान में भी ऐसी ही सिचुएशन थी, तो उनका आना या ना आना बिल्कुल बराबर ही हो गया। अच्छा, सूडान की इस हालत को देखते हुए अमेरिका आराम से जो है वो अपने ट्रूप्स को सूडान के अंदर उतार सकता है, और सूडान को जो है वो कब्ज़ा कर सकता है, जैसे उसने इराक़ में या अफ़गानिस्तान में किया। अब यहाँ पे सूडान की गुड लक निकली कि अमेरिका अभी अभी अफ़गानिस्तान वॉर को जो है वाइंड अप करके निकला है, और उसका फाइनेंशियल मसल किसी भी तरह से जो है वो अलाउ नहीं करता कि वो एक नया पंगा ले। साथ साथ रशिया भी ताक में बैठा हुआ था, और रशिया भी अपने ट्रूप्स को सूडान के ऊपर उतार सकता है, मगर अगेन रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर के अंदर बिजी हो गया। बट रशिया ने ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी। रशिया ने इसकी कोस्ट लाइन के ऊपर अपनी एक
नेवल बेस को डिप्लॉय किया ताकि उसके जहाज़ों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर ना हो सके। रशिया ने अपनी प्रेजेंस इंश्योर करी बट इनडायरेक्टली थ्रू वैगनर ग्रुप। आखिर में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने मसलों को खुद टेबल पर सॉल्व कर लें, वरना कोई दूसरा आके आपके मसलों को सॉल्व करेगा और ये फिर हम रिपीट करने जा रहे हैं जो कि 1971 में हम कर चुके हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।